बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीज़ाब चैनल के मुअज़्ज़िज़ सामीन अस्सलाम वालेकुम। 2 दिन से यारिम से बातचीत बिल्कुल बंद थी। आज वो लैला की बेटियों की बर्थडे पार्टी से वापस आई तो उसे अपनी तबीयत में कुछ गैर मामूली महसूस हुआ था, लेकिन यारिम से नाराज़ थी, इसीलिए उसे बताना ज़रूरी नहीं समझा। फ़िलहाल वो उसे एहसास दिलाना चाहती थी कि वो उससे खफा है और क्यों खफा है, लेकिन यारिम ने उसकी नाराज़गी को बिल्कुल ही नज़रअंदाज कर दिया था। वो बहुत नॉर्मली उससे बात करता, जैसे कोई बात हुई ही ना हो। अभी भी उसे कमरे में जाने का कहकर वो ऑफिस रूम में चला आया, जबकि वो अपने कमरे में मुंह फुलाकर चली गई। जिसकी नाराज़गी को वो बहुत अच्छे से समझ रहा था, लेकिन कुछ भी बोला नहीं। वो काफ़ी पुरसुकून था। 1 माह पहले वो डॉक्टर से मिल चुका था। डॉक्टर अब रूह की कंडीशन काफ़ी बेहतर बता रहे थे। अब मुमकिन था कि उसकी ज़हनी हालत उस पर बुरा असर नहीं डालती, लेकिन फिर भी वो किसी किस्म का रिस्क नहीं लेना चाहता था। रूह की ज़िद के सामने अब वो भी हारने लगा था। खिज़र और शारिफ के बच्चे देखकर कहीं ना कहीं दिल में अपने बच्चे की ख्वाहिश भी अंगड़ाई लेने लगी थी। पिछले 3 साल से रूह के पास बस एक ही मौजू था इससे लड़ने के लिए। अब उसे कोई बहाना ही नहीं देता था लड़ाई करने का, नाराज़ होने का। और यहाँ आकर वो खामोश हो जाती, क्योंकि इसे कहीं ना कहीं से ये बात पता चल चुकी थी कि यारिम बच्चा क्यों नहीं चाहता। और पिछले 3 साल में वो 10 बार अपना मुकम्मल चेकअप करवा के रिपोर्ट्स उसके सामने रख चुकी थी, लेकिन यारिम तो फिर भी यारिम था। वो उसे मनाने में कामयाब नहीं हो सकी। और अब जब रूह अपना ज़्यादातर वक्त लैला और मासूमा के बच्चों के साथ गुजारती, तो यारिम को भी शिद्दत से एहसास हुआ था कि अब उन्हें अपने बच्चे के बारे में सोचना चाहिए। वो जब भी घर वापस आता तो रूह का मूड अच्छा होता। उसकी सारी बातें लैला और मासूमा के बच्चों के बारे में ही होती थी, और इन्हीं सब बातों के एंड पर वो कहती कि काश हमारा भी बच्चा होता, तो वो रात को भी मेरे पास ही रहता, मैं उसे अपने पास सुलाती। और यही सब बातें यारिम को भी अच्छी लगती थी। उसके दिल में भी कहीं ना कहीं बच्चे की ख्वाहिश थी, जो ज़बान पर नहीं लाता था। अब तो पिछले 1 महीने से रूह से खूब नाराज़गी दिखा रही थी। कभी वो मान जाती, कभी फिर से नाराज़ हो जाती। उस बेचारी कभी यारिम के अलावा और कौन था, इसलिए यारिम से रूठना उसके बस से बाहर था। और इस मामले में भी यारिम भी ज़रा सख्त तबीयत का था। वो उसे अपने आप से ज़्यादा देर रूठने नहीं देता था। रात को वो कमरे में आया तो रूह को वॉशरूम में वॉमिटिंग करते देखा। वो परेशानी से उसके पास आया था। रूह मेरी जान, तुम ठीक तो हो? तुम्हारी तबीयत ख़राब हो रही है, मैं डॉक्टर के पास ले चलता हूँ, उसकी पीठ सहलाते हुए बोला। वो जो उससे काफ़ी नाराज़ सी थी, उसकी फिक्रमंदी पर से दिलासा देने लगी। मैं ठीक हूँ, वो क्या है ना, लैला ने मुझे ऑरेंज जूस पिलाया था, जिसके बाद से ना मुझे ऐसा महसूस हो रहा था अब मैं ठीक हो जाऊँगी, आप फिक्र ना करें। वो उसका सहारा लेती बाहर बेड तक आई थी। नहीं रूह, तुम्हें एहतियाती नहीं करनी चाहिए, और जूस से ऐसा कुछ नहीं होता, तुम्हारी तबीयत ख़राब है, मेरे ख्याल में तुम्हें डॉक्टर के पास चलना चाहिए। यानी फिक्रमंदी से बोल रहा था। अच्छा बाबा, सुबह चलूँगी, अभी मुझे सख्त नींद आ रही है, वो हार मानते हुए बोली, क्योंकि जानती थी कि यानी इतनी आसानी से उसकी जान नहीं छोड़ने वाला। ठीक है, लेकिन सुबह मैं तुम्हें खुद लेकर जाऊँगा। मेरे जाने के बाद तुम चीटिंग करोगी, जाओगी ही नहीं। इस मामले में तो वैसे भी यानिम को उस पर भरोसा नहीं था। रूह से घूर कर रह गई। इसमें आज भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अकेली घर से बाहर निकलती शॉपिंग के लिए। लैला और मासूमा उसे बाहर लेकर जाती और घूमने फिरने, लंच या डिनर पर यानिम उसे अपने साथ लेकर जाता। वो आज भी इतनी ही बुज़दिल थी जितनी कि पहले। यानिम की रूह आज भी वैसी ही थी, लेकिन इसे कोई कमज़ोर नहीं कह सकता था। वो लड़ती नहीं थी, लेकिन उसका मतलब ये नहीं था कि वो लड़ना जानती नहीं थी। अब ज़िंदगी में किसी किस्म का कोई दुख, कोई तकलीफ़, कोई परेशानी नहीं चाहती थी, लेकिन उसका मतलब ये नहीं था कि वो दुख, तकलीफ़ या परेशानियों का सामना करने की हिम्मत नहीं रखती थी। वो हर किस्म के हालात को फेस कर सकती थी, लेकिन वो ये सब कुछ तब करती जब यानिम उसके साथ ना होता। लेकिन वो तो हर कदम पर उसके साथ था, हर पल उसके साथ चलता। वो कैसे अपनी रूह को अकेला छोड़ देता? रूह के रास्ते में आने वाली हर मुसीबत को पहले यानिम जैसी चट्टान का सामना करना था, और यारिम को यकीन था कि इसके बाद भी उसकी रूह अकेली नहीं होगी। खिज़र, शारिफ, सारिम सब उसके साथ थे, और कहीं ना कहीं वो भी। हाँ, अब उसे ये डर नहीं था कि उसके जाने के बाद उसकी रूह अकेली हो जाएगी। उसे पता था इससे जुड़े रिश्ते इसकी रूह को महफूज रखेंगे, उसकी रूह की हिफाजत करेंगे। बहुत बहुत मुबारक हो, शी इज़ प्रेग्नेंट। डॉक्टर रूह, बहुत बहुत मुबारक हो, शी इज़ प्रेग्नेंट। डॉक्टर रूह का मुकम्मल चेकअप करने के बाद यारिम से कहने लगी थी, जबकि रूह कभी डॉक्टर तो कभी यारिम की जानिब देख रही थी। उसे तो सामने वाले की बात पर यकीन ही नहीं आ रहा था। यारिम, डॉक्टर ने अभी अभी क्या बोला? वो डॉक्टर को नज़रअंदाज करती यारिम से पूछने लगी थी। वही जो तुमने सुना रूह। यारिम मुस्कुरा कर बोला। यारिम, मतलब हमारा बेबी,
मतलब हमारा बच्चा इस दुनिया में आने वाला है, मेरा और आपका, यानी मेरा अपना बेबी, जो 24 घंटे मेरे पास रहेगा और रात को सोएगा भी मेरे पास। वो बच्चों की तरह खुश होती। उसकी शर्ट को झंझोड़ चुकी थी, जबकि यारिम ने एक तो डॉक्टर की जानिब देखा, जो चेहरा नीचे झुकाए मुस्कुराए जा रही थी। बेबी वही, हमारा अपना बेबी आने वाला है, वो हंसते हुए बोला तो रूह बेख्तियार उसके सीने से आ लगी थी। यानी मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा, मेरा बेबी दुनिया में आने वाला है। मैं उसका बहुत ख्याल रखूँगी, मैं उससे बहुत प्यार करूँगी, वो हमेशा मेरे साथ रहेगा। देखिएगा आप, मेरा बेबी सबसे प्यारा होगा। वो ख्यालों की दुनिया में न जाने कहाँ से कहाँ निकल चुकी थी, जबकि यारिम जहाँ उसकी बात पर मुस्कुराया था, वहीं उसकी नम आंखों ने उसे परेशान कर दिया। यारिम, इस बार हम अपने होने वाले बच्चे का बहुत ख्याल रखेंगे, कोई गड़बड़ नहीं होने देंगे, सब कुछ अच्छा होगा। इस बारे में कुछ भी बुरा नहीं होने दूंगी मैं। पहली खुशी को याद करते उसकी आंखें नम होने लगी थी। यारिम ने आहिस्ता से उसके आंसू साफ किए। इस बार कुछ भी गलत नहीं होगा, हम दोनों अपने बच्चे को इस दुनिया में वेलकम करेंगे, हम दोनों मिलकर उसका बहुत सा ख्याल रखेंगे, उससे प्यार करेंगे। वो हमारा बेबी होगा, पर हमेशा हमारे पास रहेगा। उसका हाथ चूमते हुए उसने डॉक्टर की जानिब देखा और उनका शुक्रिया अदा करते हुए रूह को अपने साथ ले आया था। रूह तो अभी से इतनी एक्साइटेड हो रही थी कि हद नहीं, जबकि उसकी खुशी सोचकर यारिम भी बेहद खुश था। उसका ये प्यारा सा अंदाज सीधा यारिम के दिल में उतर रहा था। खिजर, मासूमा, लैला, शारिफ अपने बच्चों समेत शाम से पहले उनके घर आ चुके थे। सभी ने रूह को मुबारकबाद देते हुए अपनी तरफ से गिफ्ट भी दिए थे, जबकि शोनू तो उनकी खुशी को ना समझते हुए भी नाच नाच कर खुश हो रहा था, जैसे उनकी खुशी में अपना हिस्सा डालना चाहता हो। जो भी था, लेकिन रूह का पहला बच्चा तो वही था जिससे इसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी। उसकी मौजूदगी को कभी भी नज़रअंदाज नहीं कर सकती थी वो। दिन तेज़ी से गुजरने लगे थे। यारिम हर वक्त उसके आसपास रहता, उसका ख्याल रखता। लैला और मासूमा उसकी नर्स बनी थी, उसका हद से ज़्यादा ख्याल रखती और उसे कोई भी उल्टा सीधा काम करने ही नहीं देती थी। डॉक्टर के मुताबिक उसकी ज़हनी कंडीशन बहुत अच्छी थी, लेकिन सेहत फिर भी डाउन थी, जिसकी वजह से लैला उसे रोज़ किसी न किसी चीज़ का मिल्क शेक बना कर देती, जिसको देखते ही रूह को वोमिटिंग होने लगती थी। लैला का कहना था कि एक बार पेट के अंदर चीज़ चली जाए, फिर बाहर आए बाहर में जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके लिए रूह को खाना तो पड़ेगा। वैसे तो खुद भी अपना बहुत ख्याल रखती थी, क्योंकि खुद उसे इस बच्चे की बेहद ज़रूरत थी, लेकिन फिर भी लैला और मासूमा की स्पेशल ट्रीटमेंट की वजह से वो इस सबसे बेजार हो चुकी थी। और यारिम भी उसका हद से ज़्यादा ख्याल रखता। अब तो उसने नया शोशा छोड़ दिया था कि वो उसके साथ ऑफिस चला करे, वहाँ वो खुद उसका ख्याल रखेगा, वो 24 घंटे उसकी नज़रों के सामने रहेगी। लेकिन रूह को ये मंजूर हरगिज़ नहीं था। वो अपनी ज़िंदगी यारिम की बोरिंग रूटीन की नज़र नहीं कर सकती थी। यहाँ यारिम की नज़रों से बचकर वो जो थोड़ी बहुत बेहतियाती या उछल कूद करती थी, यारिम ने वो भी बंद करवा देनी थी। इसलिए उसने बहुत बहाने लगाए थे यारिम के साथ ना जाने के। यारिम का तो कहना था कि उसकी ज़िंदगी बहुत इंटरेस्टिंग है। वो तो शुक्र था कि लैला ने कह दिया। खून खराबा देखकर रूह की सेहत पर ख़राब असरात पड़ सकते हैं, और हो सकता है कि रूह की सेहत भी बिगड़ जाए। लैला पर एतबार करना तो वो बहुत पहले से ही छोड़ चुका था, इसीलिए इस मामले में भी उसने डॉक्टर की राय ली थी। और डॉक्टर का भी यही कहना था कि कोशिश की जाए कि रूह के सामने खून का एक कतरा भी ना बहे, और उसे एक जगह बंद भी ना किया जाए, खुली और ताज़ा फिज़ा में रखा जाए, ताकि बच्चे की सेहत पर अच्छा असर पड़े। खुली फिजा वाली बात यारिम को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी थी, क्योंकि काम ज़्यादा हो जाने की वजह से यारिम आजकल रात को फारिग होता, और ऐसे में रूह सारा वक्त लैला के साथ गुजारती, जिससे लैला इसे हर तरफ लेकर जाती। लैला के साथ कोई दुश्मनी तो नहीं थी, लेकिन रूह को आदत थी अपने दिन भर की सारी मसरूफियत यारिम से शेयर करने की, और वो रात के 1-1:30 बजे तक लैला की गर्दान नहीं सुन सकता था। लेकिन आजकल उसे मजबूरी में ये भी करना पड़ रहा था। यारिम, मुझे आइसक्रीम खानी है। रात के 3:30 बजे वो बेड पर चौकड़ी मारे आराम से बैठी थी। मेरा बच्चा मैं भी लेके आता, उसका हाथ चूमता उसके पास से उठने ही वाला था। मुझे फ्रिज वाली नहीं खानी, बाहर वाली खानी है, वो मासूमियत से कह रही थी। उसकी प्रेगनेंसी को 6 महीने गुजर चुके थे। अपनी सेहत कमज़ोर होने की वजह से वो कहीं से भी 6 माह की प्रेग्नेंट लेडी नहीं दिखती थी। बेबी, रात के 3:30 बजे तुम्हारे लिए आइसक्रीम कहाँ से ढूंढ कर लाऊं? यारिम ने मुस्किन सूरत बनाई थी। आजकल रूह की रूटीन ये हो चुकी थी कि उसका दिन सोते हुए सारी रात जागते हुए गुजरती, और आधी रात को कभी उसे कोई मूवी देखने का दिल करता तो कभी वो कच्ची केरियाँ खाने की जिद लेकर बैठ जाती। और जब तक यारिम उसकी जिद को पूरा ना करता, तब तक वो ना खुद सोती थी ना उसे सोने देती। यारिम हाँ में सर हिलाता बाहर आया, फ़ोन उठाकर सारिम को कॉल करने लगा था। रात को 3:30 बजे यारिम की कॉल ने उसे परेशान किया था।
यारिम सब खैरियत तो है ना? तुम इस वक्त फ़ोन क्यों कर रहे हो? वो गहरी नींद से जागा था। तुम्हारी वर्दी का थोड़ा फ़ायदा हो सकता है क्या? यारिम ने सवाल किया। मैं समझा नहीं, तुम क्या कहना चाहते हो? सारिम सच में नहीं समझा था। मुझे अभी और इसी वक्त अपनी बीवी के लिए आइसक्रीम चाहिए, ला कर दे सकते हो? आबादी से बाहर एक रेस्टोरेंट है, साथ में आइसक्रीम पार्लर भी है, तुम्हें वहाँ से आसानी से मिल जाएगी। मैं इतनी रात को रूह को अकेले छोड़कर नहीं जा सकता। खिजर को मैंने किसी काम के सिलसिले में शहर से बाहर भेजा हुआ है। शारिफ को मुशारिफ ने उठने नहीं देना, यारिम ने तफसील से बताया था। सारिम ने एक नज़र घड़ी की तरफ देखा। इनकार करने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। इतने दूर जाने से बेहतर था कि वो अपनी वर्दी का थोड़ा बहुत पेशन दिखाकर यहीं कहीं पास ही कोई पार्लर खुलवा ले। और शायद यारिम ने भी वर्दी की बात इसीलिए की थी। मैं तकरीबन 15-20 मिनट में लेकर पहुंचता हूँ। सारिम ने फ़ोन बंद करते हुए कहा। फिर 15 मिनट के बाद आइसक्रीम उसके घर तक भी पहुंचा गया था, जिसे खाकर वो पुरसुकून होकर सोई थी। डॉक्टर ने वैसे तो आइसक्रीम या ऐसी ही छोटी मोटी चीज़ें बंद कर रखी थी, लेकिन यारिम रूह को किसी भी चीज़ के लिए तरसा नहीं सकता था, इसीलिए एक हद तक जिससे इसे या इसके होने वाले बच्चे को नुकसान ना पहुँचे खाने की इजाज़त देता रहता था। डॉक्टर ने डिलीवरी की डेट दे दी थी, लेकिन आजकल रूह की तबीयत बहुत ख़राब रहने लगी थी। अभी उसके 9 महीने मुकम्मल नहीं हुए थे, लेकिन उसके बावजूद भी रूह की तबीयत हद दर्जा ख़राब रहने लगी थी, जिसकी वजह से यारिम बहुत परेशान था। वो रूह के लिए डॉक्टर्स की पूरी टीम रख चुका था, जिसकी नन्ही सी नन्ही ज़रूरत को पूरा करने के लिए हमेशा तैयार रहती, जिसकी ज़रा सी तकलीफ़ पर भागकर उसके पास आते थे। लेकिन ये दर्द तो कुदरत का निज़ाम था, जिसे सहना सब औरतों के लिए एक बराबर था। यारिम हर वक्त उसके पास रहता। वो काम पर जाना भी छोड़ चुका था। रूह से ज़्यादा अहम तो उसके लिए कुछ भी नहीं था, और अब तो उसका बच्चा भी उसकी अहमियत का तलबगार था। वो हर वक्त उसका साया बने उसके साथ साथ रहता। अभी भी रूह आंखें मूंदे हुई थी। यारिम उसके सराहने बैठा उसके बालों में उंगलियां फेरने लगा था। थोड़ी देर के बाद इसे महसूस करते वो मुस्कुराई थी, लेकिन थोड़ी ही देर के बाद उसे दर्द शुरू होने लगा। नर्स ने उसे फ़ौरन अस्पताल ले जाने का मशवरा दिया था, जिस पर यारिम ने अमल किया था। मिस्टर यारिम पेशेंट की हालत बहुत ख़राब है। हम पेशेंट को पहले ही बता चुके थे। बच्चे या मदर में से किसी एक को बचाना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन उन्होंने हमारी बात को सीरियस नहीं लिया और आपसे भी ये बात शेयर करने से मना कर दिया। हमें जिस चीज़ का डर था वही हो रहा है। हम दोनों में से किसी एक को ही बचा पाएंगे। आप इन पर साइन कर दें। आपको किसकी जान सबसे ज़्यादा अजीज़ है, जबकि दूसरा पेपर इस बात की गारंटी है कि अगर कोई भी ऑपरेशन में जान से जाता है तो अस्पताल जिम्मेदार नहीं होगा। डॉक्टर उसके हाथ में पकड़ा कर आगे जा चुकी थी। वो अभी तक उसकी बातों को समझने की कोशिश कर रहा था। वो जानती थी उसकी जान को खतरा है, लेकिन फिर भी उसने ये बात यारिम से शेयर नहीं की। तो क्या ये बच्चा उसके लिए इतना अहम था? लेकिन उसके लिए उसकी रूह अहम थी। उसे रूह से ज़्यादा अहम तो उसके लिए अपनी जान भी अहमियत नहीं रखती थी। लेकिन अगर उसने रूह को बचा लिया और ये बच्चा ना रहा तो क्या रूह उसे माफ़ करेगी? क्या वो दूसरी बार अपना बच्चा खोने का हौसला पैदा कर सकेगी? और वो भी इस कंडीशन में कि वो कभी दोबारा माँ भी नहीं बन सकती। आज पहली बार यारिम को लग रहा था कि उसका सब कुछ लुट रहा है और वो कुछ नहीं कर सकता। खिजा ने उसके कंधे पर हाथ रखा। ना यारिम ने बिना उसकी तरफ देखे अपनी रूह को बचाने के लिए पेपर पर साइन कर दिए थे। जारी है दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर लाजमी करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं, ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप दोस्तों तक सबसे पहले पहुंच सके। वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय से आगाह ज़रूर किया करें कि आप दोस्तों को ये नावल कैसा लग रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।